हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जेनेसिस बैच का लेक्चर नंबर 1 है। ये जो हमारा जेनेसिस बैच है वो मेनली क्लास 11th के लिए है, जिसके अंदर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आज उसका बेसिक मैथ का लेक्चर है और ये जो जेनेसिस बैच है ये 3 मंथ में आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपको प्री बोर्ड की चिंता है और अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ और डेली एक लेक्चर देखना है बस। कोई भी 3 सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने आपको, आप इजी वे में कीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट को एक ही बार पढ़िए, ठीक। आज सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे अपना फोकस दीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट मत उठाइए। वैसे भी आपने पढ़ाई नहीं करी इतने दिनों से, तो आज आप सिर्फ एक चैप्टर कीजिए, डेली एक चैप्टर कीजिए। 30 दिन में आपके 30 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ठीक। 3 महीने में 90 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इतने तो चैप्टर ही नहीं है आपके, पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं तैयारी करवा दूंगा आपकी 11th में कि आपके प्री बोर्ड के अंदर और जो 11th में आपके 95 प्लस मार्क्स आए, इस लेवल की तैयारी करवाऊंगा। और ये थोड़ा सा नीट लेवल का भी हो सकता है, अगर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है, बट हम मेनली बोर्ड पर फोकस करेंगे, ठीक। मेनली बोर्ड पे फोकस करेंगे। ये जो मेनली बैच है फॉर बोर्ड के लिए है, नॉट फॉर नीट और जेईई मेंस। उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप ये देखोगे तो नीट की तैयारी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। देखो, मैं वैसे तो आपके चैप्टर नहीं है 11th में बेसिक मैथ को पढ़ने का पता है क्या रीज़न होता है कि अगर जब तक आपको बेसिक मैथ नहीं आती तो फिजिक्स के अंदर कोई भी टर्म आ गई उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो गई। जैसे कि कोई पावर का कंसेप्ट आ गया या कोई फ्रैक्शनल कंसेप्ट आ गया, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको बेसिक मैथ नहीं आई होगी, है ना। या कोई लॉग का टर्म आ गया तो अब आप नहीं समझ पाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम आ गई, जीपी सीरीज आ गई, एपी सीरीज आ गई, आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। पर ये सब आपके 11th और 12th में यूज़ होता है, तो इसलिए हमको बेसिक मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि बेसिक मैथ है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ में। बेसिक मैथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर का कंसेप्ट। रूल ऑफ पावर क्या है, ठीक। रूल ऑफ पावर क्या है। अगर किसी भी नंबर 1 पॉइंट देखिए, अगर कोई एक्स टर्म है उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 है, 8 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेकेंड नंबर रूल, अगर कोई प्रॉपर्टी इस टाइप से लिखी हुई है एक्स की पावर n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x 1/x की पावर -n। या ये अगर कोई टर्म आपको ऐसे में लिखी है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर जाके n की जो पावर लिखी है ना, x की पावर जो n है वो माइनस में, यहाँ ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगी। एक कंसेप्ट ये है, ठीक। एक कंसेप्ट है, अगर कोई 2 टर्म है और वो आपको किस में मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो उन दोनों की जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, xn + m हो जाएगा। डिवीजन प्रॉपर्टी कोई अगर आ जाती है xn/x की पावर m, तो वो माइनस हो जाएगी, xn - m हो जाएगी। आई होप आपको ये पावर के रूल समझ में आ रहे होंगे कि इस टाइप से पावर है, जिसको पावर नहीं आती, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है जैसे कि x की पावर इस तरीके से हो, x की पावर n, फिर उसके ऊपर भी एक पावर हो, तो ये जो दोनों पावर होंगी ये एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, मल्टीप्लाई कर जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कई बार फ्रैक्शनल टर्म आ जाती है, फ्रैक्शनल टर्म आ गई x की पावर 3/2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x × 3 पावर 3 × 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा और ऊपर 1/2 आ जाएगा। मतलब कि ये किस तरीके से हो जाएगा, x का क्यूब फिर ऊपर 1/2। तो अब ये 1/2 को मैं √2 भी लिख सकता हूँ, तो √2 1/2 रूट में कन्वर्ट हो गया और x/3 अंदर एच डी जाएगा। तो आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई टर्म आपकी फिजिक्स की किसी कैलकुलेशन में आ जाती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब बेसिक मैथ के अंदर आता है, बेसिक मैथ में अब आपका आता है, क्या आता है बताइए, अब आता है आपका स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का 9। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जितने भी आपको याद हो सके। कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आप 20 तक तो कम से कम कीजिए, 20 तक आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ रूट की वैल्यू होती है, जैसे √2, √3, √5, ये 3 वैल्यू तो आपको पता ही होनी चाहिए। हमें 11th क्लास को पढ़ने से 1.4 होती है,
या इसको 1 और लिख दो, 1.73 या 2.23, इसके अंदर ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22/7, इसको मैं 3.14 भी लिख सकता हूँ जैसे पता है अपने आपा को। ठीक, अब जैसे कोई पाई का स्क्वायर आ जाए, इसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब मेरे को आप एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, क्या है क्वेश्चन कि जैसे 0.4 इज, अब आप मेरे को बताइए ये क्या इक्वल है, 0.40 इज इक्वल टू 0.400, बताइए ये इक्वल है, कमेंट में लिखिएगा ये इक्वल है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा मेरे को, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं फिर आपको इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर कोई इन्फिनिटी है या किसी की भी पावर कोई इन्फिनिटी है तो उसका आंसर हमारा इन्फिनिटी होगा। ठीक, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर आपका 1 होगा। ठीक, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा। ठीक, जैसे 4, 5, 6 उसकी पावर इन्फिनिटी आए तो उसकी आंसर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब जैसे कि आ जाए 4 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तब इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि 4 बटे इन्फिनिटी हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नॉट इन्फिनिटी, जिसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये इसकी पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्री बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में वो जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा स्कूल में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, अगेन वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर 0 वो एज इट इज 1 होता है, किसी की पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे कुछ रूट हैं, जैसे कि 121 उसका 11 होता है, 1444 इसका क्या होता है, 12 होता है, 169 इसका क्या होता है, 13 होता है। ठीक, इसका 196 इसका क्या होता है बताइए, 14 होता है। 225 इसका क्या होता है, 15 होता है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। अब ना आपको यहाँ पर एपी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है एपी सीरीज। एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपको अगर आपने ध्यान से पढ़ी, चलो कोई बात भी, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी हो, जैसे मैं ना एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, या ये टफ हो जाएगा आपको, टफ हो जाएगा, रुक जाओ, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 एंड सो ऑन। अब मेरे को इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसमें मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, डी से डिनोट करता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। कॉमन डिफरेंस हमारा पता है किस निकाला जाता है, nth टर्म, कोई भी nth टर्म माइनस n-1th टर्म, ये कर दीजिए। मतलब कि ये मेरी nth टर्म है 5 और इसमें से 1 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा पहली टर्म। मतलब टोटली कहने की बात ये है 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। अब इसको और इसको माइनस करोगे, आंसर तब भी 3 आएगा। इसको और इसको माइनस करेंगे, मतलब हायर वाले में से पहले वाला जो छोटा टर्म होगा उसको माइनस करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। टोटली कहने की बात ये है। ठीक है, अब जैसे मेरे को nth टर्म निकालनी हो या पूछ रखा हो कि कोई nth टर्म बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1d। अब जिसमें ये a जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, a मेरी फर्स्ट टर्म है, प्लस में n-1, n जो भी हमको टर्म निकालनी है वो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा। अब जैसे मेरे को सम निकालना है, ठीक, एपी सीरीज के अंदर आता है सम, तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, SNet, तो उसका होता है n/2 2a प्लस में n-1 × d। ये तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे जब आप आगे क्लास में एग्जाम्पल करोगे। मैं बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ भी होती है कहीं, आप उस समय पूछें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जीपी सीरीज की तरफ। अब जैसे मेरे को इसका निकालना हो Tn, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट टर्म रखेंगे, डी रखेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म इसमें दे नहीं रखी। अब जैसे इसमें कोई आगे सो ऑन तो लिखा नहीं जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो, है ना, इसमें तो हमें ऐसे दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स इसकी पता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे, टोटल टर्म आ जाएंगी जो भी हमें निकालनी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आओ आगे बढ़ते हैं जीपी सीरीज की तरफ। जीपी सीरीज के अंदर अपने नेक्स्ट टर्म को कैसे निकालते हैं, जो हमारी अगली टर्म है उसको कैसे निकालते हैं, उसको नेक्स्ट टर्म में इससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, उसको निकालते हैं प्रीवियस टर्म, पहले वाली टर्म इंटू कॉमन रेशो। अब ये कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशो को हम r से डिनोट करते हैं, और r = nth टर्म बटे n-1 टर्म कर दो।
उसको कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, अगर मुझे सम निकालना है तो क्या करूँगा मैं, a बटे 1 माइनस आर लिख दूंगा। ये वैलिड होगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये तभी वैलिड होगा ये वाला फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे हम इसका ना एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरे को एक जीपी सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब ये जीपी सीरीज दे रखी है, अब मेरे को इसमें सम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मेरे को इसका कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो को निकालने के लिए एन टर्म, कोई भी टर्म ले लो आप, जैसे मैंने ये वाली टर्म ले ली। ठीक है, या ये वाली टर्म ले लो, नहीं तो आप उसमें आपको डिवाइड करने में दिक्कत होगी, मौत आएगी। 1/4 एन टर्म बटे n-1 पर, उससे पिछली वाली टर्म ले लो, बटे में 1/2। अब इसको मैं कैसे करूँगा, ये वाली जो टर्म होगी ये पलट जाएगी उधर, किस तरह से लिखूंगा, 1/4 इंटू 2/1, 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। मेरा कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1/2। अब मेरे को सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या था, a बटे 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 बटे 1 माइनस 1/2। एलसीएम लो, यहाँ पे 1 बटे 1, एलसीएम लो 2 2 1 1। ठीक, 1 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरा आ गया 2। तो सम क्या आ गया 2। ठीक, इस तरीके से आपके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, अब जैसे ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लो, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी होता है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से a क्यूब, अच्छा दिख ही नहीं रहा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, ये a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, इतने फॉर्मूले याद कर लीजिए, एनफ है आपके 11th क्लास में, नहीं तो बाकी तो नीट में आते हैं। अब जैसे हमको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें मेरे को रूट निकालने हैं, तो वैसे तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैथ में पढ़ा होगा 10th में, ये डेट्रीमेंट होता है, बटे 2a। अब जैसे मेरे को इस इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट निकालना है, क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हो तो क्या आ जाएगा c बाई ए। ठीक, a b c, सम ऑफ रूट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ b है तो यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस में b बटे a, तो ये आ जाएगा a माइनस का में b बाई। मान लो यहाँ पे होता 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब मेरा सम ऑफ रूट क्या होता, तब मेरा सम ऑफ रूट होता, तब क्या होता इस वाले क्वेश्चन का, माइनस बी बाई मतलब माइनस, तो माइनस का 6 पहले ही दे रखा है, तो माइनस का 6, ऊपर से हमारे फॉर्मूले में माइनस है, तो बटे में a 4, माइनस से माइनस कट जाता, माइनस माइनस प्लस होता है, 6/4 कट जाता, ये भी 3/2 मेरा आंसर होता, सम ये आ जाता। c बाई ए, जो मेरा जो प्रोडक्ट था वो निकालते में, तो उसका फॉर्मूला होता था c बाई ए क्या हो गया 3/a, 3/4 मेरा आंसर होता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आओ थोड़ा लोग खेल लेते हैं। अब लोग के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना, लोग y ये टर्म होती है। अब इसको सबसे पहले तो देखो बोला क्या जाता है, इसको बोलेंगे log x ऑन दी बेस y, log x ऑन दी बेस y, क्या बोलेंगे log, कईयों को तो बोलना ही नहीं आता है, log x, अब समझ लो, ठीक है, log x ऑन दी बेस y, इसको बोलते हैं log, ऐसे बोलते हैं log को। जैसे कि आ जाए log 4 3 लिखा हो तो क्या बोलोगे log 4 ऑन दी बेस 3, ठीक, या यहाँ पे 10 लिखा हो तो क्या बोलोगे log 4 ऑन दी बेस 10, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। अब जैसे कि जो हमारा टर्म होता है, कई बार ये बात याद कर लो, ई इस log x ऑन दी बेस ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 log x दी बेस 10, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब चलो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, log दी बेस a xy, log xy ऑन दी बेस a, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
इसको मैं लिख सकता हूँ log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a, प्लस की टर्म में लिख सकता हूँ, जो मल्टीप्लाई में इधर प्लस में उधर में लिख सकता हूँ। अब यही सेकंड प्रॉपर्टी देख लो, अगर यही log मेरे को ऐसे दिया हो x बटे y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस आ जाएगा, जहां डिवाइड होगा वहां आ जाएगा माइनस। ठीक, समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं बता रहा हूं मैं। अब जैसे थर्ड प्रॉपर्टी log x ऑन द बेस y इज इक्वल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन log y ऑन द x ऑन द बेस ऑफ x। यहाँ पे ये जो बेस है वो चेंज हो गया, जो बेस था वो ऊपर आ गया, देखो ये कन्वर्जन हो गया बस, ये थर्ड प्रॉपर्टी अपनी। ठीक है, अब जैसे चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, log x की पावर n द बेस e, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n मेरा इधर क्या आ जाएगा ना, डिवाइड में उसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा सॉरी, 1 बाय n log, ये बेस में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, जैसे एज इट इज लिखा गया उसी तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर log x ऑन दी बेस e उसकी पावर 1 बाय n है, जो ये 1 बाय n है ना, ये डायरेक्ट उठ के यहाँ आ गया है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक, अगर ये यहाँ पे ये 1 ना होता तब क्या होता, तब ये n इधर मल्टीप्लाई में आ जाता, इधर यहाँ पे n मल्टीप्लाई में आ जाता। ठीक, एक टर्म ये हो गया, एक इसी की प्रॉपर्टी, अगर ये डिवाइड में आ जाए तो ये भी इधर 1 बाय n की टर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक टर्म्स है वो हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि log a ऑन दी बेस a आ जाए तो वो डायरेक्ट 1 होगा। ठीक, अब जैसे log 1 ऑन दी बेस e 0 होता है, log 2 ऑन दी बेस 10 क्या होता है, 0.30 होता है, log 1 दी बेस 10 क्या होता है, बताइए, log 1 ऑन दी बेस 10 बताओ क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटी लॉग। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि log है, log x ऑन दी बेस e लिखा है। ठीक है, इसका आंसर मान लो y है। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो x होता है यहाँ पे x एज इट इज लिखा। ठीक है, इसको कंसेप्ट देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, x इज इक्वल टू e की पावर y, ये लिख सकता हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। चलो इस तरीके से छोड़ो, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, नई चीज़। जो log होता है ना हमारा, वो हम एक कंसेप्ट ऑफ पावर है और कुछ भी नहीं है। एंटी लॉग कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट ऑफ पावर है, पावर का कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, नथिंग। लॉग इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ द पावर। ओके, इसमें क्या पढ़ाएंगे हम, इसमें देखो जैसे कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 8 होता है। ठीक, ये मेरा क्या है, बेस है, राइट। कलर चेंज करता हूँ, रुक में, ये मेरा क्या है, बेस है। ठीक, ये मेरा क्या है, पावर है, ये मेरा क्या है, रिजल्ट है। ठीक, इतनी बात क्लियर, ये बात सबको पता है। ठीक, अब इसी को हम log में कन्वर्ट कर देते हैं। log में क्या कर देते हैं, log में क्या कर देते हैं, log एक अलग लगा देते हैं, बेस एज इट इज रहता है, बेस एज इट इज वहीं रहता है जहाँ पे है। ठीक, जो पावर है और जो रिजल्ट है, पावर और रिजल्ट में वो हो जाता है कन्वर्जन हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। 8 इज इक्वल टू 3, ये होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक, बेस वहीं रहेगा। एंटी लॉग का आप एक तरीके से वो लिख लीजिए ट्रिक, कि बेस वहीं रहेगा, बेस वहीं रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा बेस। ठीक है, बेस वहीं रहेगा, बस जो पावर है और रिजल्ट है उनके बीच अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, पावर और रिजल्ट के बीच अदला बदली, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक, पावर इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज
हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए 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 चलिए, काफ़ी बच्चे डरते हैं, पर अगर आपने साइंस स्ट्रीम को चुना है तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको इसके साथ खेलना है। ठीक, डरना नहीं है इससे, इसके साथ आपको खेलना है ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए, कई बच्चों को टर्म नहीं याद होती, पर कई बच्चे ना, जैसे कि सबसे पहले आप ये देखो इसमें है क्या एक्चुअल में। हमारे एंगल होते हैं, जो एंगल हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक एल्जेब्रिक फंक्शन में, ठीक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शन में जैसे कि आर्क हो गई, उसको हम किससे लिखते हैं, आर थीटा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब। अब आप सबने चलो एक चीज़ और पढ़ लो, फिर उसके बाद बताऊंगा वो चीज़ मैं आपको। जो एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बताइए बताइए, किससे डिनोट करते हैं, RAD से, रेडियन से। बट ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। रेडियन जो अपना ये यूनिट है, ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक, जो इसकी एक डिग्री भी होती है, एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है, पर वो कौन सी यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन में हमेशा ऐसा यूनिट कौन सी यूज होती है, रेडियन। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी रेडियन भी होती है और कभी डिग्री भी यूज होती है। ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री एंगल हो गया ना, ये इसको हम क्या लिख देते हैं, पाई रेडियन लिख देते हैं ना, इस तरीके से। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो हम ये टर्म भी आपको मैं पहले याद करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को इसका बिल्कुल आधा है, इसलिए इसका भी आधा कर देंगे, पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, पाई/6। कैसे, अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसमें देखिए कंसेप्ट देखिए इधर, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई/180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री को पाई/180 रेडियन। ठीक, तो एक रेडियन को क्या बोलेंगे, एक रेडियन को क्या बोलेंगे, 180/पाई। इसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अब जैसे ये 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री को आप कैसे निकालेंगे, जब 1 डिग्री में इतना है तो 30 डिग्री में क्या होगा, पाई/180 रेडियन, रेडियन इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, ये 6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए इससे। ठीक है, अब जैसे मुझे मान लो 45 डिग्री का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पाई/180 इंटू 45, इसको कट पीटी कीजिए और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एल्जेब्रिक फंक्शन तो यहीं तक का था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये कैसे याद करते हैं, इसकी भी टर्म होते हैं P/h, ये अपना परपेंडिकुलर बाय हाइट। ये कैसे पता लगेगा अपने को, अब मैंने तो एक ट्रिक कर रखा है, क्या पता आपने भी करी हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/h मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस साइन थीटा, B/h मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा। टेन थीटा में P/b मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस मतलब टेन थीटा। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनस बटे बेस सीकेंट थीटा एंड हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और साइन और कोसिकेंट थीटा को मैं 1/sin थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग, गलत, जो बच्चे ऐसे सोचते हैं, बहुत बेकार दिमाग उनका। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम कभी भी 1/sin थीटा नहीं लिख सकते। ठीक, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं
1/tan थीटा है, tan थीटा होएगा, गलत। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे कुछ टर्म है sin 90, एक मिनट, sin 90 प्लस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। कैसे, sin 90 से फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज हो गया तो cos थीटा, ठीक है। sin 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है, तो ये आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे cos 90 माइनस थीटा हो, cos 90 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, cos 90 मतलब कि फंक्शन चेंज होगा। ये कैसे हो रहा है ये मैं ये भी बताता हूँ आपको, एक बार देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर sin थीटा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, साइन अगर माइनस में थीटा है तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा, और अगर कोस के अंदर माइनस थीटा है तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा कोस ही थीटा होगा, उसमें माइनस नहीं लगेगा। tan थीटा हो उसमें माइनस है तो उसमें लग जाएगा, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, इसलिए, ठीक है। ये tan थीटा होगा। जो मेरा tan थीटा होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। सबसे पहले ना हमको बेसिक मैथ में ना ये देखना जरूरी है, हमको टेबल आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक, इसमें हम लिखेंगे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एटलीस्ट 90 डिग्री तो आपको पता होना चाहिए। ये इतना तो अभी एक बार आपको होना चाहिए, वैसे तो आगे भी होना चाहिए, पर एक बार अभी आप इतना देखिए, क्योंकि अभी आप बोर्ड करें नीट करते तो मैं आपको और बताता। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये याद कर लो। साइन 30 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, ठीक। और साइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, साइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये, ठीक। कि मतलब साइन 0 पे देखो, ये एंगल वाली लाइन है, ये एंगल वाली लाइन है, ठीक, ये वैल्यू वाली लाइन है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक। साइन 0 पे वैल्यू भी 0, साइन 90 पर वैल्यू 1, साइन 180 पे वैल्यू 0, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, साइन फिर 270 आता है, फिर 360 भी आता है, ये आपकी आगे की बात है, ठीक। और कोस थीटा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है, वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 होती है, जब भी होती है cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, ठीक। इसका अपोजिट कर लो, यहाँ से इधर वाला इधर आ जाएगा, √3/2, फिर 1/2, सॉरी 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। एक सेकेंड, ठीक है। और जो अगर हम tan थीटा देखें तो tan थीटा में क्या होता है ना, इसका डिवाइड कर दिया जाता है, बिल्कुल इसका डिवाइड कर दिया, तो 0/1 क्या होता है हमारा 0, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाए, क्या बचेगा 1/√3, ठीक। √2 से √2 कैंसिल, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 3 आ जाएगा। ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। कई लोग इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई, आगे भी बना सकते हैं, एक बार आपको इतनी नीड है इतना याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसमें ना फंक्शन चेंज हो रहा था, तो ये ग्राफ होता है इस तरीके का, ये होता है साइन का, इधर होता है कोस, इधर होता है टैन, इधर होता है कॉट। या इस तरीके से ना कीजिए, फिर आपको समझ नहीं पाओगे, इस तरीके से कीजिए, साइन कोस, ठीक। देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, जो भी इधर के एंगलों में आता है, ठीक। 30 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो आते हैं एंगल, उनको हम सब, जो कोई भी क्वाड्रेंट आ जाए,
मतलब सारे एंगल साइन थीटा कोस थीटा अगर कोई भी आ जाए वो क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। इधर आ जाए तो क्या होगा, साइन हमारा पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इधर साइन कोस मेरा पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव। ठीक, इधर ना क्या होता है कि इधर ये नेगेटिव हो जाते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं और इधर सारी नेगेटिव होते हैं। ठीक, इस अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। और कुछ भी बेसिक टर्म है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो मेरा होता है वो सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ये भी याद कर लो। ठीक है, ये आपने ऐसे 10th में पढ़ रखा है सब कुछ। और जैसे कि और करेंगे जैसे साइन ए प्लस बी ऐसे कोई वैल्यू आ गई तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, कोस ए प्लस बी का हम करेंगे तो क्या होएगा, कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कोस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस टेन बी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी, मतलब ए प्लस बी वही, इसका क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी। एक मिनट, क्या होएगा, 1 प्लस सॉरी प्लस वाले के अंदर माइनस आएगा, 1a 10a माइनस 10b। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और 10a माइनस बी आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस फर्क इतना ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये आगे मैं काफ़ी हाई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि नीट लेवल को तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा हाई नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हम इसमें आगे डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन में क्या कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इसको ऐसे बोलते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, वो कैसे करेंगे बताओ। जैसे कि हमारे पास डी एक्स की पावर n है। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, डी एक्स। तो क्या होगा, ये n वाली जो वैल्यू है ये आगे आ जाएगी n। ठीक, n आगे आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, हर किसी में माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ऐसे करते हैं जैसे कि मेरे को करना है 4x की पावर 4, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, 4 बाहर निकाल दूंगा, 4 तो सबसे पहले मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर डी एक्स 4 अपॉन डी एक्स, 4 में प्लस 1 कर दूंगा, सॉरी 4 में माइनस 1 कर दूंगा, क्या आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 4 एक्स बटे माइनस 1 करने, देखिए यहाँ इस तरीके से नहीं होएगा, ये 4 तो बाहर निकाल दिया, डी एक्स की पावर 4 डी एक्स ये लिख दिया। ठीक, अब इसमें मैं ये माइनस करूँगा, 4 बाहर निकाल दिया, ये 4 बाहर आ गया। ठीक, ये वाला 4 एच, ठीक, ये वाला 4 भी मेरे को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। 4 इंटू 4 डी एक्स की पावर ऊपर 4 में से माइनस 1 हो जाएगी अपॉन डी एक्स। तो 4 4 जा 16, ऊपर क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर, एक्स क्यूब बच जाएगा। तो 16 एक्स क्यूब इसका आंसर होएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक और करके दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। जैसे कि 5x क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 5 से 15, एक्स एच लिख दो, 3 में से 1 घटा दो 2, बस ये मेरा आंसर है। अब इसको भी मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 15 टू जा क्या कर दो 30, 30x, एक्स की पावर 1 एक्स ही आ जाएगा 30x। इसको पता है मैं क्या बोलूँगा, सिंगल डिफ्रेंशिएशन इसमें मैंने किया तो इस आंसर ये आया, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो आंसर ये आया। ठीक है,
ये देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्रुप या रेट ऑफ चेंज इन दी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको में से उसके किसी बड़ी चीज़ में से कोई बिल्कुल छोटी चीज़ देखनी है तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दिया, बड़ा करके जूम करके उसको देखा जा रहा है, उसकी बिल्कुल एक सेगमेंट को देखा जा रहा है, उसकी वैल्यू को निकाला जा रहा है। वो कैसे निकालेंगे, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। अगर ये मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो इसको मैं क्या करूँगा, एन बाहर लिख दूंगा मैं और क्या करूँगा, एक्स और एन में से -1 कर दूंगा पॉन, बस ये मेरा आंसर आएगा। पॉन में थोड़ा ना कुछ आएगा। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ मैं, तो इसका मेरा क्या बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा, एक्स 5 - 1 तो क्या बन जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो डिफरेंशिएशन किया है उसी डिफरेंशिएशन का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि डबल कर रहे हैं, y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने किया 5x स्क्वायर, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन मैंने किया तो क्या आया 10x। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 10, कोई ऊपर वाली टर्म तो है नहीं, ऊपर आए 1 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या 1 में से 1 माइनस करूंगा, इसकी पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 5x6 ले लो, तो 6 को 5 से किया क्या आ गया 30x की पावर 5। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन में फिर से कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 150x की पावर 4। ये डबल डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर एडिशन रूल होता है y = a + b, तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ dy/dx, तो क्या इसका आ जाएगा dA/dx + dB/dx। अगर y = a - b आ गया तो उसका dA/x - dB/x आ जाएगा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई और डिवीजन में अलग अलग होता है। अगर जैसे यहाँ पे माइनस का आ गया a - b y = तो इसका मैं लिख सकता हूँ dy/dx = dA/dx माइनस का dB/dx। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हो गया हमारा एडिशन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं y = a भी है जैसे कि, तो अब इसका क्या करेंगे dy/dx, पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे या ऐसा करेंगे पहले a को बाहर रखेंगे b का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या करेंगे प्लस का निशान, b को बाहर रखेंगे a का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूल। और डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, डिवीजन के अंदर हो जाएगा y = a/b, पहले क्या करेंगे हम वैसे ही dy/dx = देखो एक डिलीवरी बॉय है वो b के पास गया, b की घंटी बजाई, वो ऊपर भाग गया जब तक b खोलने आ रहा है। ठीक, हमने a का कर दिया, b को एज इट इज रखा, पहले वो वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, समझो ये स्टोरी के रूप में समझो, याद रहेगा कैसे आपको। एक डिलीवरी बॉय आया, उसने बी के घर में घंटी बजा दी। ठीक, इतने में वो ऊपर पहुंच गया, दोनों के घर पार्सल आया था। ठीक, बी पर घंटी बजा दी, इतने में वो आया और वो ऊपर चला गया, उसने ए की घंटी, वो ए भी आ गया, इतने में वो ए को खाना दे रहा था, मतलब जो अपना पार्सल था वो दे रहा था, इतने में बी भी ऊपर पहुंच गया। ठीक, ए को खाना दे रहा था dA/dx, मतलब ए का डिफरेंशिएशन हो रहा था, बी देख रहा था, प्लस फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो ए था अब वो देख रहा होगा क्योंकि उसको मिल गया, और उसके बाद डीबी का उसका बी का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में वो बी जो था वो 2 बार गया, इसलिए 2 बार उसने वेट किया, इसलिए वो यहाँ पे 20 को आ जाए। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का तरीका ये है। इसको मैं करके दिखाऊं, देखिए 1 घंटे की वीडियो है, उसमें पूरा करके दिखाया नहीं जा सकता है। मैं एग्जाम्पल्स के में अगर आप कहोगे तो मैं लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको हर एक एग्जाम्पल भी सबका करके दिखाऊंगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि होता क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, पढ़ाते समय दिक्कत ना आए। ठीक, अब इंटीग्रेशन करना है x की पावर n dx का, मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं कैसे, x n + 1 अपॉन n + 1, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x की पावर n, उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें वो कर दिया प्लस कर दिया। ठीक, फर्क इतना ही है। अब जैसे कि इसके अंदर भी प्लस वाला रूल हो, जैसे कि u + v dx, दो टर्म है। अब इनका भी ऐसे ही करा कि हमने पहले u का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन किया,
फिर उसके बाद मैंने v का डिफरेंशिएशन किया। ठीक, इस तरीके से होता है ये। आओ अब थोड़ा सा ना हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना देख लेते हैं, क्योंकि आपके इसके अंदर आगे आएगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, बस इतना याद कर लो, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 टर्म ऐसे ध्यान रखो। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका आ जाएगा हमारा क्या, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक, इस तरीके से। अब जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन ई एक्स ऑफ डी एक्स आ जाए तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस में सी, एज इट इज आ जाएगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कोई आ जाए कोई टर्म, जैसे मेरे से पूछ रहे 1/x का डिफरेंशिएशन करो डी एक्स, तो उसका हम क्या कर देंगे, ln x प्लस सी हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक, अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये जो 5x² है, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूँगा तो क्या होएगा बताइए, 5 2 जा 10x, सही है, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसी का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो आंसर ये आएगा। देखिए क्या आएगा, 10x है। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा बताओ, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन 10x विद रिस्पेक्ट टू dx करूँगा तो क्या आएगा, 10x प्लस 1, है ना, यही आएगा। x की पावर पहले ही 1 है, 1 + 1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, बटे में 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 10x² बटे 2, 2 1 जा 2, 5, आंसर क्या आ गया, 5x²। यहाँ डिफरेंशिएशन किया था, देखो यही आंसर आ गया वापस डिफरेंशिएशन वाला। तो मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि दोनों एक ही है, उसमें मतलब फैलाना है, इसमें जोड़ना है, उसमें काटना है, उसको मतलब जूम करके देखना है, इसको बिल्कुल पास करके देख लेना है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अब कहीं स्लोप निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला था tan थीटा। tan थीटा को हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये मेरा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आता है सारा। ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारी बेसिक टर्म है। जैसे कि अगर मेरा जो है थीटा है, tan थीटा में, ये स्लोप वाली बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मेरा जो एंगल है वो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से जो थीटा है मेरा 0 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो या इसके इक्वल हो, तो जो मेरा स्लोप होगा, स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी एंगल। ठीक, और यही एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा, यही थीटा 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो मेरी जो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, स्लोप की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक, अगर थीटा मेरा 90 ही डिग्री है तब मेरा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, और अगर थीटा मेरा 0 डिग्री होगा तो मेरा स्लोप भी 0 होगा। ये स्लोप की यहाँ पे मैंने बात करी है, चर्चा करी है। ठीक, अब जैसे कि आपको ना, जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये मान लो ये ग्राफ है आपके पास। अब इसके अंदर पूछा है, ये अपनी x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसके अंदर पूछा है स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है। ठीक, ये बताना है। तो अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ से x एक्सिस से ऊपर वाला ये एंगल कितना है, ये कितना है बताओ, 90 डिग्री के अंदर ही आ रहा है, तो स्लोप मेरा सिंपल सा पॉजिटिव होगा, अंडर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव। ठीक, अगर यही एंगल मेरा यहाँ पर होता ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर होता
तब तब क्या था बताओ, मुझे देखना तो एक्स एक्सिस से ही है, देखना मुझे एक्स एक्सिस से यहाँ से, तो ये यहाँ पे भी जो मेरा स्लोप है वो क्या होता, पॉजिटिव होता। एक होता है हमारा इंटरसेप्ट जो कि वाई एक्सिस को कट करता है, जो पॉइंट वाई एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है मेरा इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट को मैं सी से डिनोट करूंगा, इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव है, ठीक, और इसमें मेरा इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरसेप्ट मेरा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर यही मेरा कैसे होता, इस ग्राफ को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाता हूँ, एक इधर और एक इधर, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल देखिए, ये क्या है मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा नेगेटिव हो जाएगा। बट इंटरसेप्ट मेरा क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक, इतनी बात क्लियर। और यहाँ पे इस वाले ग्राफ के अंदर देखो तो यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस से देखना है मेरे को, तो यहाँ से चेक किया जाएगा, तो एक्स एक्सिस से ये भी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जो स्लोप है, सॉरी गलत, यहाँ से नहीं, हम ऊपर से ही चेक करेंगे ना, ये ऐसे ऐसे गया है यहाँ से, तो मेरा स्लोप तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर ना आपको, ठीक है। अच्छा, जो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैसा होता है, ये देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है वो मेरा ऐसा होता है, ये से टच नहीं करता, ये गलती से हो गया टच, ये ऐसे होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है। अच्छा, अब हम इक्वेशंस देखते हैं, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अरे बोर्ड में दिख ही नहीं रहा, यहाँ से दिखेगा, सर्कल का इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जैसे कि सर्कल का वैसे तो इक्वेशन होता है x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, पर आपको मैं बिल्कुल सिंपल देख बताऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये मेरा क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, ठीक। इलिप्स का क्या होता है, जो इलिप्टिकल हमारा पाथ होता है, जो इलिप्स होती है हमारी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरी इलिप्टिकल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ, अब इन दो ग्राफ के अंदर आप मुझे बताइए कि कौन सा स्लोप इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे जानेंगे, अब देखो, हंसता हुआ रामलाल, हंसता हुआ रामलाल, ये रामलाल है समझो, ठीक, MR से पढ़ा हूँ मैं, हंसता हुआ रामलाल। अब ये हंसता हुआ जो रामलाल है ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे, मतलब कि इंक्रीजिंग है, ठीक, ये इंक्रीजिंग है, स्लोप कैसा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, इस टाइप का ये जो स्लोप होगा इंक्रीजिंग होगा। इसमें रोता हुआ रामलाल, ये ठीक, मतलब कि डिक्रीजिंग स्लोप होएगा, इसमें डिक्रीजिंग स्लोप और इसके अंदर इंक्रीजिंग स्लोप, इस तरीके से डिपेंड कर लो, स्लोप मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड की बात करिए, तो पहले तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ये देखो, मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो पहले डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर देखो, ये वाला जो वैल्यू तो हाई है, ये वैल्यू तो वैल्यू हाई है ना, ये नीचे नीचे आ रहा है, मतलब कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम पे ये क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, फिर इंक्रीजिंग हो रही है, पहले वैल्यू डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज, इसमें पहले वैल्यू इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज, ठीक। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो ये है, और स्लोप की बात करोगे तो वो बात होगी, ठीक है। देखिए, मैथ, बेसिक मैथ तो हमारी यहाँ से हो गई कंप्लीट, अब हमारी आती है वेक्टर की बारी। देखो, हमारा 1 आवर का लेक्चर ये होने वाला है ऑलरेडी, ठीक है, अब 53 मिनट का लेक्चर वैसे हो चुका है। हम थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, इसका मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको, ठीक है, वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर क्या है, वेक्टर दो टाइप के होते हैं, ठीक। वेक्टर के पास देखो, वेक्टर दो टाइप के भी नहीं होते, वेक्टर काफी टाइप के होते हैं, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक, और वो ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन। चलो, इस वेक्टर को ना मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये मैं बाद में ही समझाऊंगा पूरी अच्छी तरीके से। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि
हमेशा मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत हमेशा करिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो मेहनत ज़रूर कीजिए, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को बेसिक मैथ का ये छोटा सा जो लेक्चर 1 घंटे का था ये आपको समझ में आया होगा। और कहीं अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का वीडियो के अंदर रिप्लाई करूँगा। ऐसे नहीं कि आपको मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया, मैं आपको वीडियो में ही रिप्लाई करूँगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है वो लाइक ज़रूर करके जाए, ठीक है। जिसने पूरा वीडियो देखा है और जिसको समझ आया है लाइक जरूर करके जाए, क्योंकि अगले वीडियो उतने ही मेहनत से आती है, उतनी ही अच्छी तरीके से डिलीवर होता है लेक्चर, ठीक है। और ये चैनल समझो साइंस है, अगर आप नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम करेंगे वेक्टर, और वेक्टर भी कर सकते हैं, नहीं तो वेक्टर और किसी दिन करेंगे। हम अपने यूनिट एंड डायमेंशन में जो चैप्टर है उसको भी चालू कर लेंगे, संडे वाले दिन हम वेक्टर को ले आएंगे, ठीक। ऐसा कर लेंगे तो ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा, सी यू।